इलेक्शंस 2024 अब तक के सबसे ड्रामेटिक इलेक्शंस में से एक है, जहां एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज बाहर आती जा रही हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पतंजलि ड्रामा, फॉल्स मीडिया क्लेम्स और बहुत बड़े बड़े झूठ। लोकसभा इलेक्शंस 2024 अब तक के सबसे कॉस्टली इलेक्शंस में से हो सकता है, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डबल है उस अमाउंट के जो पिछले इलेक्शंस में थी। इतना ही नहीं, अब की 968 मिलियन अप्रॉक्सीमेट एलिजिबल वोटर्स हैं। लेकिन फिर भी क्या हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। शुरू करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से। 2017 की बात है जब सरकार ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम इंट्रोड्यूस करी और इसे एक चंदा लेने का ज़रिया बनाया पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, और कंपनी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वह किस पार्टी को डोनेट कर रही है। लेकिन 7 साल बाद इस स्कीम को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। इसे सिंपली समझा जाए तो इसका मॉडल है, तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें बिजनेस दूंगा। मतलब इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हम कूपन समझ सकते हैं। आप खरीदिए पैसे देकर, और जिसके भी नाम पर खरीदे गए हैं वो इसे रिडीम करके पैसे एनकैश करा सकते हैं। और इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदने के बदले इन्हें बिजनेस मिलता है, जैसे कई कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, जनता के टैक्स का पैसा, और जो कंपनी डोनेट नहीं करती उन्हें ईडी का वार झेलना पड़ता है। जर्नलिस्ट पूनम अग्रवाल ये एसबीआई की पार्लियामेंट ब्रांच पर गई और 5 अप्रैल और 9 अप्रैल 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। उस वक्त ये द क्विंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी। इनके वीडियो को आप जाके देख सकते हैं कि खरीदने वाले का नाम नहीं लिखा था, लेकिन जब इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा तो पता चला कि बॉन्ड पर एक सीक्रेट यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ था, जो सिर्फ यूवी लाइट में ही विजिबल था। और इसके आगे तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे इन अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स का यूज़ करके सरकार ये पता लगा सकती थी कि ये पैसे आखिर किस कंपनी द्वारा आ रहे हैं और किस कंपनी ने कितने महंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। जितना बड़ा चंदा उतना बड़ा धंधा उन्हें मिल रहा था। Hello, my name is Poonam Agrawal. In April 2018, I purchased 2 electoral bonds worth 1,000 rupees each from the State Bank of India. I was working at the Quint with the permission of my editors. I got forensic tests done to find out whether these bonds were actually anonymous, as was promised by the then Finance Minister Arun Jaitley. The forensic report revealed that these electoral bonds actually carried unique alphanumeric numbers which were not visible to the naked eye. They could only be seen under ultraviolet light. ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था। इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है, अभी आगे और भी बाकी है। इसके बाद हमें और बड़ा ड्रामा पता चलता है, पतंजलि ड्रामा। आइए कोरोनिल खरीदिए और कोरोना भगाइए। कोविड-19 के दौरान जहां पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था और लोगों की जान खतरे में थी, वहां पतंजलि ने कोरोनिल लॉन्च की और फॉल्स क्लेम किए कि ये दवाई कोरोना को जड़ से मिटा सकती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा निर्मित कोविड-19 की दवा कोरोनिल का समर्थन किया। ये मामला एक बहुत बड़ा स्कैम था। इनफैक्ट मिनिस्टर ने ये तक कहा कि वो बहुत प्लीज्ड थे इस फंक्शन का पार्ट बनने के लिए, जहाँ पर एक साइंटिफिक पेपर रिलीज हुआ था जिसमें पतंजलि क्लेम कर रही थी कि उसने कोरोनिल बनाई है, जिसे फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉर कोविड-19 कहा जा रहा था। और यहाँ आप मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी को भी प्रेजेंट देखेंगे। अब क्योंकि 2 सीनियर मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे तो इसके चलते पतंजलि के क्लेम्स को ऑफिशियल सैंक्शन मिला और लोगों को और ज़्यादा मिसलीड किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA, जिसने इस मुद्दे पे बात की और ऑब्जेक्शन भी लिया, डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हैं कि मिनिस्टर्स ने प्रोफेशनल एथिक्स को वायलेट किया।
इस मेडिसिन को प्रमोट करके और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में पार्ट लेकर। ये भी क्लेम किया गया था कि इस मेडिसिन को WHO ने अप्रूव किया, जिस क्लेम को WHO ने क्लैरिफाई करते हुए डिनाई कर दिया। और कोरोनिल के संदर्भ में 9 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप इम्पैक्ट वाले रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। आयुर्वेद है, योग विज्ञान है, ये पूरे विश्व को दिशा दे सकता है। 10 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाया। सरकार को पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई ना करने के आरोप लगाए गए और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पतंजलि के को-फाउंडर्स बाबा रामदेव और बालकृष्णा ने बिगर पब्लिक अपॉलॉजी दी है। लेकिन अगर अपॉलॉजी से सब ठीक हो जाता है तो क्या बात थी। अब दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, तो इसके पीछे कारण कई हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिटिक्स में बहुत ही कॉमन है, लेकिन इस तरह लोगों के साथ स्कैम और फ्रॉड करना कोई आम बात नहीं। हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पब्लिक का भला ना करके लोग अपना भला करने में लगे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों का फ़ायदा करने में लगे हैं। और ये तो सिर्फ 2 बहुत बड़े ड्रामे थे, लेकिन इसके जैसे और कई कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स हैं, जैसे कि राफेल डील, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, प्रोटेस्ट जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट जिसमें लाखों फार्मर्स की जान गई, अनएम्प्लॉयमेंट, देश के युवाओं से कहा गया था कि उन्हें जॉब मिलेगी, लेकिन हमारी सरकार की डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब कम्प्लीटली डिफरेंट है हमारी डेफिनेशन से। उनके अकॉर्डिंग अगर आप ठेले पे बैठ के पकोड़े भी तल रहे हैं तो भी आप एम्प्लॉयड हैं। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे। और कॉरपोरेट फेवरिज्म और बहुत कुछ। कॉरपोरेट फेवरिज्म में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको अदानी का मिल जाएगा, जिस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और हिंडनबर्ग ने इतनी बड़ी रिपोर्ट भी निकाली थी। इनफैक्ट ED और CBI जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करना उनके अगेंस्ट जो इनका साथ नहीं देते, लेकिन अगर इनकी पार्टी ज्वाइन की तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। दोस्तों, ये तो हुई बात हमारी सरकार की, लेकिन अपोजिशन पार्टी में भी कई प्रॉब्लम्स हैं। 5 अप्रैल 2014 को कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया। आप भी इस मैनिफेस्टो को जाकर देख सकते हैं, ये कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगा। और इनफैक्ट इस वीडियो में सारे बताए हुए आर्टिकल्स, वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब वापस आते हैं मैनिफेस्टो पर। इसके कवर पेज पर आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे दिखेंगे और उनके बाजू में आपको कांग्रेस पार्टी के सबसे फेमस चेहरे दिखेंगे, राहुल गांधी। लेकिन अगर आप कांग्रेस की वेबसाइट पर जाएंगे तो ऑफिस बेयरर्स के पेज पर ना जनरल सेक्रेटरी के पेज पर, ना जॉइंट सेक्रेटरी और ना सेक्रेटरी की लिस्ट में आपको राहुल गांधी का नाम दिखेगा। उनका नाम आपको कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में दिखेगा, जो कांग्रेस की सबसे ज़रूरी कमेटी है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पार्टी के लीडर और चेहरे तो हैं पर ऑफिस बेयरर नहीं हैं, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम। 2007 में वह नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के चेहरे बने, फिर इंडियन यूथ कांग्रेस के चेहरे बने। उसके बाद 6 साल तक वह जनरल सेक्रेटरी रहे, फिर वाइस प्रेसिडेंट और एंड में प्रेसिडेंट बने। लेकिन 2019 के चुनाव हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन कर दिया और इसका सारा दोष अपने ऊपर लिया कि यह मेरी गलती है। वह अब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं, पर उन्होंने जिम्मेदारी ली कि जो कांग्रेस 2019 के चुनाव हारी वह उनकी वजह से हारी। इसके बाद दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें एक सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में देखा गया और कांग्रेस की टैगलाइन है कि हाथ बदलेगा हालात, लेकिन पूरे मैनिफेस्टो में ये तो लिखा ही नहीं है कि ये हालात कैसे बदले जाएंगे। और ये
प्रॉब्लम सिर्फ कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ ही नहीं, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी देखी जा सकती है कि मैनिफेस्टो में वादे कई, लेकिन वो पूरे कैसे होंगे इसका कोई पता नहीं। बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आप नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, आप 2019 के भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये देख सकते हैं कि इसमें पेज नंबर 27 पर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ सेक्शन का पहला पॉइंट ये बताता है कि जिसमें साफ साफ एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, जिसमें लिखा है वी विल ऑप्टिमली लेवरेज द अनटैप्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ पोटेंशियल सेक्टर्स सच एज डिफेंस एंड फार्मास्यूटिकल्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स। और फिर मिला क्या? उसी तरह से कांग्रेस के 2024 के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 12 पर ये पहला पॉइंट देखा जा सकता है कि वह हर डिप्लोमा होल्डर या कॉलेज ग्रेजुएट को अप्रेंटिसशिप देंगे और उन्हें 1 लाख 1 साल के लिए देंगे। उसी तरह आप लोग पेज नंबर 16 पर देख सकते हैं जहां महालक्ष्मी स्कीम की बात की गई है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए हर साल मिलेंगे। लेकिन जब इसके बारे में पूछा गया तो क्या दोस्तों, ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे दोनों पार्टीज़ के मैनिफेस्टो में। तो अगर आप समझदार हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं है। बाकी वोट डालने का राइट आपका है और अपनी सरकार बनाने का भी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।